तो बहुत समय पहले की बात है। पोकेमॉन्स और इंसान एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे। उस टाइम पे पोकेमॉन इतने विशालकाय और ख़तरनाक हुआ करते थे कि इंसान उन पे विश्वास करने से भी डरते थे और उनको अपना दोस्त बनाना बिल्कुल नहीं समझते थे। और उस वक्त के पोकेमॉन इतने शक्तिशाली हुआ करते थे कि बस वो एक शहर को एक सेकंड में तबाह कर सकते थे। फिर समय बदला, युग बदले और पोकेमॉन और इंसानों ने एक दूसरे पे विश्वास करना शुरू किया। उसके बाद पोकेमॉन्स की इतनी ज़्यादा इमेंस पावर कम होती गई और उसके बाद उन्हें इंसानों के बीच में भी रहना था और इंसानों के बीच में इतनी सारी पावर लेके रहना खतरनाक हो सकता था। तो पोकेमॉन्स ने अपने जीन्स में थोड़ा बदलाव करना शुरू किया और लॉन्ग टाइम एवोल्यूशन के हिसाब से उन्होंने अपने आप को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर करना शुरू कर दिया। तो पोकेमॉन्स वीक होते गए, उनका आकार चेंज होता गया। उनके जो पूर्वज पोकेमॉन थे वो इतने शक्तिशाली थे कि वो लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी अपने सामने बिल्कुल नहीं टिकने देते थे। वो उनसे भी ज़्यादा पावरफुल थे। तो अब पोकेमॉन्स अपनी वीकेस्ट स्टेट पे पहुंच चुके थे और अब वो इंसानों के बीच में बिना किसी डर के रह सकते थे। उन्हें अब पता था कि वो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और अब इंसानों ने भी पोकेमॉन्स पे पूरी तरह से भरोसा करना शुरू कर दिया। और वक्त के साथ साथ इंसानों ने पोकेमॉन को अपने हर एक काम में यूज़ करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि वॉर में भी। और जब वॉर शुरू हुई, पोकेमॉन वर्ल्ड की पहली वॉर, द ग्रेट कालोस वॉर, तो कालोस वॉर में एजी ने अल्टीमेट वेपन को लॉन्च किया, जिसने कि पोकेमॉन्स की डीएनए में जो भी स्लीप जीन्स थे, यानी कि उनके पूर्वजों के जीन्स, उन्हें अनलॉक कर दिया। अल्टीमेट वेपन की म्यूटेशन बहुत बुरी तरह से फैल गई और आसपास के रेडियस में आने वाले सारे के सारे स्टोन्स मेगा स्टोन्स में तब्दील हो गए, इसकी रेडिएशन और पोकेमॉन्स के डीएनए से। और मेगा एवोल्यूशन का जो ये आइकॉन है, ये डीएनए को सिंबलाइज करता है, स्लीप जीन्स को, जो कि पोकेमॉन्स को अपने पूर्वजों से मिले हैं। तो अब पोकेमॉन्स अपने पूर्वजों की ट्रांसफॉर्मेशन में दोबारा जा सकते थे, वैसे बन सकते थे जैसे कि वो हजारों साल पहले थे। अब वो इन स्टोन्स के कांटेक्ट में आके अपनी फुल पावर अनलीश कर सकते थे। तो पोकेमॉन्स अपनी फुल पोटेंशियल पे अब आ सकते थे, लेकिन जो इतने सालों का एवोल्यूशन हुआ था उसके चलते पोकेमॉन्स काफ़ी वीक हो चुके थे, इसलिए वो लंबे वक्त तक इन फॉर्म्स में बदले नहीं रह सकते। इसलिए पोकेमॉन सिर्फ और सिर्फ जब मुकाबला चल रहा होता है तभी इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होते हैं और इस फॉर्म को इंसान मेगा एवोल्यूशन कहते हैं। तो इंसानों ने कभी भी पोकेमॉन्स के जो पूर्वज थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और शक्तिशाली थे, उन पर यकीन नहीं किया, इसीलिए वो कभी भी उनसे दोस्त नहीं बन पाए। और जो आज के टाइम के पोकेमॉन हैं वो भी तभी मेगा इवॉल्व हो सकते हैं जब पोकेमॉन का जो ट्रेनर हो वो उस पर भरोसा करता हो, वरना पोकेमॉन मेगा इवॉल्व नहीं हो सकता, चाहे उसे मेगा स्टोन मिले या ना मिले। तो अब पोकेमॉन अपनी पुरानी ट्रांसफॉर्मेशन में वापस जा सकता है मेगा एवोल्यूशन के चलते। और बहुत से पोकेमॉन अपने स्लीप जीन्स को खुद ही अनलॉक कर लेते हैं बिना किसी मेगा स्टोन के। वो मेगा इवॉल्व हो सकते हैं बिना किसी मेगा स्टोन के, जैसे कि हमें एनिमे में दिखाया गया है। जो पोकेमॉन्स अपनी पावर में पूरी तरह नियंत्रण कर सकते हैं वो मेगा इवॉल्व हो सकते हैं बिना मेगा स्टोन के। तो मेगा एवोल्यूशन की पावर पूरी की पूरी पोकेमॉन के अंदर से, यानी कि उसके डीएनए से आती है। और इसीलिए हम मूवी 19 में देख चुके हैं कि पोकेमॉन बिना किसी मेगा स्टोन के मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अगर उन पे जोर दिया जाए। तो साइंटिफिकली इनके ओल्ड डीएनए को अनलॉक करना आसान है बिना किसी मेगा स्टोन के भी। इसे मेगा वेव्स कहते हैं, जो कि पोकेमॉन के डीएनए को ज़बरदस्ती अनलॉक करती है। तो मेगा एवोल्यूशन पोकेमॉन्स को कौन कौन सी पावर देता है, इस सब के बारे में भी बात कर लेते हैं कि पोकेमॉन्स के पूर्वज के अंदर कैसी कैसी शक्तियाँ हुआ करती थी। तो पोकेमॉन्स की पावर मेगा इवॉल्व होने के बाद सबसे पहले तो उसकी स्ट्रेंथ को अनलॉक करती है। पोकेमॉन की स्ट्रेंथ कहीं गुना बढ़ जाती है, क्या हूँ तो 100 गुना, क्योंकि जितनी स्ट्रेंथ इस मेगा ओडिनो ने दिखा दी, इतनी स्ट्रेंथ तो आज तक पूरे एनिमे में किसी लेजेंडरी पोकेमॉन ने भी नहीं दिखाई। ये मशीन तो देखकर ही कहीं भारी लग रही है, 2 या 3 टन की तो होगी। और तुम देख सकते हो ओडिनो फिजिकली कितनी कमजोर है, उसकी अटैक सिर्फ 60 है, सिर्फ 60, और उसके बावजूद मेगा इवॉल्व होने के बाद इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है उसके अंदर। और विदाउट एनी डाउट एनीमे वाइज पोकेमॉन के अटैक की पावर मेगा इवॉल्व होने के बाद 100 गुना से भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सिर्फ 2 डार्क पल्स अटैक के कोलैप्स होने से इतनी बड़ी तबाही मचना इम्पॉसिबल है, अगर वो लेजेंडरी पोकेमॉन हो खुद तब भी। लेकिन इन्होंने तो इतने बड़े एरिया को 1 सेकंड में ख़त्म कर दिया बिल्कुल। तो मेगा इवॉल्व पोकेमॉन मैस्कोट लेजेंडरी पोकेमॉन और मैस्कोट मिथिकल पोकेमॉन्स के बाद सबसे ताकतवर पोकेमॉन है पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के। जो लीस्ट लेजेंडरी और लीस्ट मिथिकल पोकेमॉन होते हैं ना, जो कि 580 स्टैट से 600 स्टैट तक रखते हैं, उन सबको ये आराम से हरा सकते हैं मेगा इवॉल्व पोकेमॉन। मेगा इवॉल्व पोकेमॉन थोड़ी देर के लिए ही, लेकिन लेजेंडरी जितनी पावर आ जाती है इनके अंदर। और अटैक पावर में
इनको हराना लेजेंडरी पोकेमॉन्स के भी बस की नहीं है। लेजेंडरी पोकेमॉन से भी ज़्यादा अटैक पावर होती है मेगा इवोल्व पोकेमॉन में। ये बात ऑफिशियली कंफर्म्ड है और यहाँ तक कहा जाता है ऑफिशियली कि मेगा इवोल्व पोकेमॉन ऑलमोस्ट लेजेंडरी जितने ही पावरफुल होते हैं। इन्हें लेजेंडरी पोकेमॉन के साथ क्लासीफाई आराम से किया जा सकता है और पोकेमॉन एनिमे में भी मिथिकल और लेजेंडरी पोकेमॉन से ज़्यादा मेगा इवोल्व पोकेमॉन्स पे ध्यान दिया गया है और इन्हें ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया है उन सब से। तो अटैक पावर लेजेंडरी पोकेमॉन से ज़्यादा मेगा इवोल्व पोकेमॉन्स की दिखाई गई है एनिमे में। तो अभी के लिए तो बिना मिथिकल पावर को यूज़ किए हुए मेगा इवोल्व पोकेमॉन को लेजेंडरी पोकेमॉन्स भी नहीं हरा सकते, क्योंकि जो खुद रिक्वाजा है वो अभी मेगा इवोल्व होने के बाद ड्रैगन एसेट करता है। तो दिखाई गई ना मेगा इवोल्व की ज़्यादा अटैक पावर, क्योंकि रिक्वाजा खुद मेगा इवोल्व होकर ड्रैगन एसेट करता है। तो ये वीडियो तो ख़त्म होने वाली है और मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय। पर उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब और सायोनारा। बाय बाय।